नमस्कार। अभी हम लोग क्या रिसेंटली अभी क्या पढ़ा था, बांग्लादेश और नेपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, नेपाल और भूटान के बारे में पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। म्यांमार के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा है, बट म्यांमार के बारे में अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। म्यांमार के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। म्यांमार का जो पुराना नाम था ना, एक मिनट ना, म्यांमार का जो पुराना नाम था उसका नाम था बर्मा। ठीक है। म्यांमार का जो पुराना नाम था उसका नाम क्या था, बर्मा। और म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत है, इसका नाम है अराकाम पर्वत। अराकाम पर्वत और ही म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अलग करता है। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। ये क्या है, ये क्या है, म्यांमार। म्यांमार और इंडिया के बीच में एक पर्वत है, जिसका नाम क्या है, ये अराकाम, अराकाम पर्वत है। अराकाम पर्वत है। म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या है, अराकाम पर्वत है। भारत क्या है ना भारत क्या है ना, यहाँ कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है। यहाँ है सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट। भारत कलकत्ता पोर्ट को सितवे पोर्ट से जोड़ना चाहता है। उसके पीछे एक स्ट्रेटजी ये है कि क्योंकि ये यहाँ पड़ता है बांग्लादेश, और यहाँ पड़ता है भूटान, भूटान पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पड़ता है नेपाल। तो इंडिया को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए ये यहाँ आई, यहाँ से जा सकता है। अगर चिकन नेक, इसको कहते हैं चिकन नेक। अगर चाइना ने वॉर के टाइम अगर चिकन नेक को काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो हमारा तो पूरा कांटेक्ट इससे ख़त्म हो जाएगा ना। हमारा तो पूरा कांटेक्ट भाई हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। तो इंडिया का क्या था कि यहाँ पर इंडिया कलकत्ता सितवे पोर्ट से यहाँ से लेके यहाँ पर क्या है, अपना इसको जोड़ रहा है, इसको जोड़ना चाहता है यहाँ पे कालाधान प्रोजेक्ट के थ्रू। कालाधान प्रोजेक्ट ना, सितवे के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को कहते हैं कालाधान प्रोजेक्ट। जिसमें कि कलकत्ता से सितवे पोर्ट को जोड़ना, इसको क्या कहते हैं, कालाधान प्रोजेक्ट। कालाधान के प्रोजेक्ट के तहत इंडिया चाहता है कि सितवे पोर्ट के थ्रू इंडिया यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंट्री कर पाए। यहाँ पर ये कालाधान प्रोजेक्ट है, यहाँ पर नदी बहती है इसी के थ्रू वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर पाए। ठीक है। क्योंकि चाइना को पता है भारत की कमजोरी है चिकन नेक। ये है चिकन नेक, ये है चिकन, CHICKEN, चिकन नेक। ये चिकन नेक, ये चिकन नेक, और ये चिकन नेक भारत की कमजोरी है। और चाइना को पता है कि हाँ, ये अगर हम इस पे चिकन नेक पे हम हमला करेंगे तो क्या है कि भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, ये वाला स्टेट है, ये इनसे कट जाएगा एकदम से, ये पूरे कट जाएंगे और इसको हम अलग देश बना देंगे अगर चाइना चाहे। चाइना का ये प्लान कर सकता है। लेकिन कालाधार प्रोजेक्ट के तहत क्या, कलकत्ता को सितवे जोड़ दिया और यहाँ से इसको एंट्री करने की, मान लो वॉर के समय ये ऑप्शन तो रहेगा यहाँ से एंट्री करने का। और इंडिया ये भी सोच रहा है कि यहाँ से लेकर रोड लाइन, मतलब रेलवे बिछा दी जाए बांग्लादेश के थ्रू। इसमें भी थोड़ी हर्डल्स हैं, बट नियर फ्यूचर में ये जल्दी ही ये बिछा देगा यहाँ पर। और म्यांमार में ना दो नदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक का नाम है इरावती और एक का नाम है सालवीन। इरावती और एक का नाम क्या है, सालवीन। ये दो नदी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ बता दिया कि यहाँ पर कोको आइलैंड था, यहाँ पर कोको कोको आइलैंड को कहा था, इंडिया ने दिया था किसको, म्यांमार को दिया था। और म्यांमार किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। म्यांमार किसको दे दिया, चाइना को। ठीक है।
अब इन दोनों के बीच में ना एक पठार पड़ता है, इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं शान का पठार, शान का पठार। शान का पठार क्यों कहते हैं, ठीक है, तो देखिए कह सकते हैं शान के पठार के पश्चिम में इरावती नदी बहती है, शान के पठार के पूर्व में साल्विन, ये पश्चिम तो ये पठार है, ये पश्चिम ये है, ये पूर्व ये है, तो इस प्रकार से ये बहती है, ठीक है। म्यांमार की जो पुरानी राजधानी थी उसका नाम था रंगून, जहाँ मुगल वंश के अंतिम शासक जो बहादुर शाह जाफर थे ना, उनका मकबरा है ना। जब 1857 का जब वॉर हुआ था ना, तो उस समय जो मुगल शासक के अंतिम राजा थे बहादुर शाह जाफर, उनको किडनैप करके उनको क्या है रंगून भेज दिया, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। अब वर्तमान राजधानी जो है ना, राजधानी है उसका नाम नेपेताऊ, राजधानी क्या है, नेपेताऊ। क्या है वर्तमान राजधानी, क्या है, नेपेताऊ। वर्तमान राजधानी क्या है इसकी, नेपेताऊ। ये वाला इलाका क्या है, इसको कहते हैं रखाइन। यहाँ कौन थे, रोहिंग्या मुसलमान, रखाइन में कौन थे, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, ठीक है। कोको आइलैंड का बता दिया, कोको आइलैंड भारत म्यांमार ने चाइना को दे दिया। अब यहाँ से क्या करता है, कोको आइलैंड से, यहाँ कोको आइलैंड है, यहाँ की जो यहाँ का क्या कहते हैं अब्दुल कलाम द्वीप है ना, यहाँ पर उड़ीसा में, इससे इंडिया क्या करता है, मिसाइल का परीक्षण करता है। और यहाँ पर कोलेरू लोकटक लेक है, पुलकट लेक है यहाँ पर, श्रीहरिकोटा से यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर रॉकेट का परीक्षण करता है। तो इन दोनों पर नजर रख लेता है, यहाँ पर कोको आइलैंड से, कोको आइलैंड देने का यही काटा हो गया कि चाइना अब इंडिया के यहाँ पर 2 जगह मिसाइल यहाँ परीक्षण होता है, यहाँ पर रॉकेट परीक्षण होता है, इन दोनों पर नजर रख लेता है यहाँ पर। ये इंडिया की गलती रही है, पता पता पता। तो हमने ये म्यांमार पढ़ लिया है, अब हम पढ़ लेते हैं बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, ये ज़्यादा कुछ देखो, बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश अब नया मैप नहीं बना रहा हूँ, बट मैं यही बता, बांग्लादेश कहाँ पर, देखो इसे बता देता हूँ। बांग्लादेश इन दोनों के बीच में है, मैप दिखाता हूँ मैं। बांग्लादेश कहाँ पर है, ये इंडिया का एटलस है, ये ऑक्सफोर्ड की एटलस है, सेकेंड एडिशन है, बट स्टूडेंट की एटलस ज़्यादा अच्छी होती है, कहते हैं बांग्लादेश से पहले। ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को सेपरेट करूँ, ये एशिया में होगा बांग्लादेश, पेज नंबर 66। ये देखो, ये है बांग्लादेश, दिख रहा है, ये है बांग्लादेश। यहाँ पर इंडिया, नेपाल, ये भूटान है, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका, ये म्यांमार बसा हुआ है यहाँ पर, ये म्यांमार तो ये नीचे तक गया है। यहाँ सत्यवे पोर्ट है, सत्यवे, 2 नदी कौन सी इंपॉर्टेंट है, इरावती और इरावती और सालवीन 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट है इसकी, इरावती और सालवीन। ऐसे बीच में कौन सा पठार है, शान का पठार पड़ता था। इसकी कैपिटल कौन थी, नेपेताओ, इस कैपिटल क्या है, नेपेताओ। सत्यवे पोर्ट है, इंडिया कालादान प्रोजेक्ट के तहत इंडिया कोलकाता पोर्ट से किसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर सत्यवे पोर्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, किस प्रोजेक्ट के तहत, कालादान प्रोजेक्ट के तहत। और यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर लेगा, ठीक है। यहाँ है भूटान, मतलब बांग्लादेश, एक छोटा सा मैं बना दूँ इसी में। ये है बांग्लादेश। भारत की जो सीमा है ना, सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, वो बांग्लादेश है। भारत की सीमा चीन से इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, जबकि बांग्लादेश से ज़्यादा लगती है। पहले नंबर पे है बांग्लादेश। भारत की जो सीमा है वो टच करती है सबसे ज़्यादा कौन से एरिया को टच करती है, बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करती है। इसके बाद चाइना की बाउंड्री को टच करती है, इसके बाद पाकिस्तान की बाउंड्री करती है, इसके बाद यहाँ पर म्यांमार की बाउंड्री टच करती है, इसके बाद यहाँ पर ये अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करती है।
तो सबसे कम किस बाउंड्री को टच करती है? अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करती है। देखो मैं इसको मैप बना के दिखा देता हूँ। स्केच ब्लैक स्केच ब्लैक 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 स्केच, ये देखो। देखो अभी ये क्या है? नेपाल है, भूटान है, ये क्या है? म्यांमार है, ये क्या है? पाकिस्तान है, ये क्या है? अफगानिस्तान है। और ये क्या है हमारा? ये बांग्लादेश है। इनके नाम लिख दूँ? ये क्या है? म्यांमार है। ये क्या है? अफगानिस्तान है। ये क्या है? भूटान है। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। इसकी राजधानी क्या है? नेपाल। नेपाल राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में किस किस संस्था का कार्यालय स्थित है? यहाँ पर शार्क कंट्रीज है ना, शार्क मेंबर ग्रुप है ना, उसका कार्यालय यहाँ पर है। नेपाल, ठीक है। ये क्या है? पाकिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करती है वो किस करती है? बांग्लादेश करती है। ये छोटा लग रहा होगा, यहाँ मैप में दिख रहा है छोटा, बट ये खोल कर देखा जाए तो मैप भी इतना सही नहीं बना है। खोल कर देखा जाएगा तो पूरा ये बहुत बड़ा बाउंड्री टच करती है इसके साथ। इसके बाद टच करती है इसके साथ? चाइना के साथ, है ना। चाइना के साथ ज़्यादा टच करती है। अगर ये नेपाल और भूटान बीच में ना होता ना तो चाइना के साथ बहुत मैक्सिमम टच करती है यहाँ पर, ठीक है। बट अभी कितनी करती है? यहाँ से लेकर इतनी तक, इतनी करती है और फिर इतनी करती है, ये इतनी करती है बस। यहाँ पे भूटान और नेपाल कर जाती है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ करती है? ये अफगानिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश है भाई, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा किसके साथ करती है? बांग्लादेश के बाद चाइना के साथ। इसके बाद किसके साथ करती है यहाँ पर? पाकिस्तान के साथ। इसके बाद किसके साथ? नेपाल के साथ। इसके बाद भूटान के पास, नेपाल के पास। इसके बाद किससे करती है? म्यांमार। इसके बाद बांग्लादेश। इसके बाद सबसे कम अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। आई थिंक दिस इज विजिबल। थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। सबसे ज़्यादा करती है बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान साथ में। और देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ शायद मैं बता दी होगी। ये यहाँ पर है, ये गोल्डन ट्रायंगल। ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में क्या होता है? अफीम की खेती। अफीम खाओ, मस्त रहो, मौज करो। ये क्या है? ये तालिबान वाले लोग ना, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में क्या है? अफीम की अच्छी खेती होती है। तो मेन रूप से होती है अफगानिस्तान में। ये लोग आराम से मौज करते, अफीम खाते, और इनकी इकनॉमी ना अफीम से काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। अफीम को इलीगल तरीके से इंडिया, चाइना और ईरान और नेपाल और जगह देते हैं, भेज देते हैं इलीगल तरीके से, ये लोग भेज देते हैं। तो अफीम खाओ, मस्त रहो। तो बांग्लादेश के बारे में ये है। बांग्लादेश और इंडिया की क्या है ना कि ये जो ना, ये पहले बांग्लादेश नहीं था। इसका नाम पहले क्या था ना? पूर्वी पाकिस्तान। और ये पश्चिम पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान कितने थे? 2 थे पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान। ये क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। अब क्या है कि समय था, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग ना, इनको पूर्वी पाकिस्तान वाले को इतनी वैल्यू नहीं करते थे। इनको एज ए सेकेंड सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे, कि डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जैसे कि इंडिया में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहता है ना, दलितों या फिर किसी और के साथ, कास्ट बेसिस पे, किसी और जेंडर बेसिस पे, जोग्राफिकल एरिया बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी प्रकार के होते हैं। कलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है।
जहाँ जिस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर उस आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में कलर बेसिस पे है तो कलर बेसिस पर रिजर्वेशन है वहाँ पर। इंडिया में कास्ट बेसिस पे है तो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन है यहाँ पर, है ना। जोग्राफिकल बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जाता है ना। जहाँ के लोग कह सकते हो, अब मैं कहूँ कि अब जैसे कि यहाँ पर असम राइफल यहाँ पर फोर्स तैनात रहती है। असम राइफल म्यांमार और भारत की रक्षा करती है। तो असम राइफल के जो लोग हैं ना, वो मेन रूप से इन पहाड़ी वाले इलाके लोगों के लिए लेती है वो, क्योंकि अस इन पहाड़ी वाले इलाकों का यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। और रिजर्वेशन ये पॉजिटिव चीज़ है भाई, क्योंकि अगर यहाँ से लोग नहीं लेंगे तो पर भाई दिल्ली से किसी को उठा लेंगे, यहाँ पे भेज दो पहाड़ों पे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? डेफिनेटली ही विल नॉट सर्वाइव देयर। तो मेन रूप से बोल रहा हूँ पहाड़ी वाले इलाकों के लोगों को लेते हैं और यहाँ पर असम राइफल में उसको भर्ती करते हैं। अब यहाँ के लोगों को जैसे यहाँ पर तैनात है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सर्दी और ठंडी वाले इलाके से लोग लेते हैं, वो मेन रूप से वहीं पे कर देते हैं। बाकी अगर यहाँ से भी लेते हैं तो वहाँ उसकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग होगी, उसको माहौल में ढलने में टाइम लगेगा। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ ठंडी वाली जगह है, कश्मीर के लोग हैं, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट के इलाके हैं जो ठंडी ठंडी जगह रहते हैं ना, उन लोगों से मिलने से लेते हैं और आराम से भर्ती कर लेते हैं। रिजर्वेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। पॉजिटिव रिजर्वेशन इज़ वेरी, इसको अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन को बस तुम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन इज वेरी गुड एंड डिफरेंट कंट्री हैज़ टेकन अफर्मेटिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कंट्री। If there is requirement on the basis of the color, then they have taken the reservation on the basis of the color. If there is requirement on the basis of the caste, then they have applied that, as happened in the India. There is reservation on the basis of the caste. Hmm. So हम बात कर रहे थे, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग को छोटा समझते थे ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग। तो एक यहाँ के एक व्यक्ति थे, इसका नाम था, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन हुए यहाँ पर भी दोनों के साथ ही इलेक्शन होते थे। तो क्या शेख मुजीबुर रहमान के पास बहुत सी सीट आ गई और ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पूर्वी पाकिस्तान वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो उन्होंने क्या है, शेख मुजीबुर रहमान को क्या है अंडर द बार कर दिया, जेल में कर दिया इनको, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में कर दिया। अब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में कर दिया तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को मर्डर किया, मतलब बहुत से लोगों को मारा वहाँ से बहुत से लोगों को, यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान बहुत से लोगों को मार दिया। अब इस बीच में क्या है कि इन भारत में क्या है, रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, क्योंकि यहाँ के लोग मार रहे थे, यहाँ पर सब भारत में आ रहे थे, यहाँ पर भारत में, यहाँ पर असम में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह यहाँ पर बस रहे थे, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे लोग। तो इंडिया ने कहा नहीं, उस समय इंदिरा गांधी थी पावर में, तो इंडिया ने कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और शेख मुजीबुर रहमान को इन्होंने छुड़वा दिया। ठीक है, और क्या है, एक सेना बनवा जिसका नाम रखा मुक्ति बाहिनी। इंदिरा गांधी ने इन सेना को हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सब कुछ दिया। और इन सेना ने क्या किया, जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ सैनिक थे, उनको सबको हरा दिया और 93,000 लोगों ने यहाँ पर सरेंडर किया। ये रिकॉर्ड है, आज तक इतने ज़्यादा लोगों ने सरेंडर कभी नहीं किया है। 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया था उस समय 1971 के बाद। अब इसी बीच में क्या हुआ था कि हमें बताया था ना कि अमेरिका को जो जो सैन्य अड्डा है ना यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान में, किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया दिया था, पाकिस्तान ने दिया। अब पाकिस्तान की भी चाल रही थी कि भाई इसको इंडिया क्लेम करता है, चलो यहीं दे दो, ये डिस्प्यूटेड जगह है, यहीं दे दो अमेरिका को। और अमेरिका, इंडिया ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका से तो इंडिया की फटेगी ही, मतलब डरेगा ही, इसलिए उसने यहाँ दे दिया था। तो युद्ध हुआ इनका, यहाँ यहाँ युद्ध हुआ। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का आ गया सेवेंथ फ्लीट सपोर्ट करने के लिए आ गया और यहाँ पूरा घेर लिया।
अब भाई इंडिया ने कहा कि हम किसके साथ हम इंडिया ने इंदिरा गांधी थी उस समय, इंडिया कहीं सीधा यूएसएसआर आ गया, सोवियत यूनियन, सोवियत सोशल रिपब्लिक के साथ, मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ, ये सोवियत सोवियत यूएसएसआर के साथ कहीं। और यूएसएसआर ने क्या किया, अपना भेज दिया बेड़ा 40वां फ्लीट, 40, ये देखा ना, ये 7th फ्लीट भेजा, ये 40वां फ्लीट भेज दिया। और इसमें क्या थे, इसमें परमाणु बम थे, 4-5 थे, इसमें करीब 200 से ज़्यादा परमाणु बम थे। मतलब सब मामले में ये कम से कम 4-5 गुना से ज़्यादा पावरफुल था। और इसने यहाँ पर पूरा बिछा दिया, पूरा इंडियन ओशन में पूरा ये फैल गया, और ये यहाँ फैला। अब दोनों आमने सामने। अब भाई पाकिस्तान ने कहा, भाई अमेरिका ने कहा कि भाई पाकिस्तान, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, ये यूएसएसआर बीच में आ गया है, तो हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। पाकिस्तान कहा ठीक है, मान ले, क्या करें, सरेंडर करते रहे। तो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो तो क्योंकि इंडिया की सहायता यूएसएसआर ने क्यों की थी पता, क्योंकि जब एक समय था जब श्रीलंका में एलटीटीई को इंडिया ने बनाया था, और यहाँ पर हम्बन टोटा पोर्ट से भगाया था, अमेरिका को हम्बन टोटा पोर्ट से इंडिया के द्वारा भगा दिया गया था। अब यूएसएसआर को एहसान का याद रहा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सहायता इंडिया ने की थी हम्बन टोटा पोर्ट से अमेरिका को भगाने में, तो उसने अपना पूरा भेज दिया फ्लीट। और वास्तव में देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नैम को अपनाया था, नॉन अलायंस मूवमेंट। लेकिन वास्तव में क्या था, इंडिया किसके साथ था, यूएसएसआर के साथ था। वास्तविकता यही है, यूएसएसआर दिखाने को था कि इंडिया नॉन अलायंस है, किसी के साथ नहीं है, बट वास्तव में यूएसएसआर के साथ था। पूरी आइडियोलॉजी मिलती है, सबको सहायता, संबंध सब कुछ अच्छी यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। बट ऑफिशियली नहीं था कि हम ऑफिशियली नहीं है, बट यूएसएसआर के साथ था यहाँ पर। और इन पाकिस्तान ऑफिशियली किसके साथ था, नाटो कंट्री के साथ, मतलब अमेरिका के साथ था, है ना। तो उस समय क्या, सरेंडर कर दिया, और यहाँ पर एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। और बांग्लादेश को 1971 में बना था, और 1972 में पाकिस्तान ने इसको मान्यता दे दी देश की। इंडिया के प्रेशर में आकर आकर दिया कि भाई हम तुम्हें बात 93,000 सैनिकों को दे रहे हैं, कुछ तो काम करो भाई। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको देश की मान्यता देते हैं, और अपने सारे सैनिकों को यहाँ से उन्होंने बुला लिया था। तो इस प्रकार से क्या है, बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, ठीक है, इस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। देखो, बांग्लादेश के साथ एक आध 2-3 डिस्प्यूट है। एक न्यू मोरे द्वीप है, न्यू मोरे द्वीप है, जो कि क्या है, जो कि क्या है ना, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल जस्ट नीचे है, न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप। बांग्लादेश इसको अपना क्लेम करता है, बट ये है इंडिया का, तो ये एक क्लेम है। एक तीसरा वाटर डिस्प्यूट है, तीसरा। और एक है डिस्प्यूट और है 3 बीघा कॉरिडोर, यहाँ पर 3 बीघा कॉरिडोर एक जगह है, 3 बीघा कॉरिडोर, तो वो भी एक डिस्प्यूट है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा है इसका, ये चटगांव। 1930 में सूर्यसेन ही तो थे, चट्टगांव और मर रेड की थी उन्होंने, और यहाँ पर अपना एक पैरल गवर्नमेंट बना ली थी। यहाँ पर ये बांग्लादेश है। 1930 में कौन से थे, सूर्यसेन थे, उन्होंने क्या आर्मरी रेड की थी 1930 में, और यहाँ पर एक पैरल गवर्नमेंट बना ली थी, जिसका नाम पता नहीं है, बट एक पैरल गवर्नमेंट बना ली थी, जो काफ़ी समय तक रही भी थी। फिर बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने हमला करके इसको जीत लिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा, चिटगांव पोर्ट है इसका, ठीक है। 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी ना, उसकी जो इंडिया के जो सैनिक प्रमुख थे ना, उनका नाम था मानिक शॉ। क्या नाम था, वो मानिक शॉ था, ठीक है। तो हमने बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया है। बांग्लादेश और म्यांमार, हमने इसमें दोनों, म्यांमार को अच्छे से पढ़ लिया यहाँ पर, और बांग्लादेश को भी अच्छे से पढ़ लिया। तो बांग्लादेश के बारे में समझ गया आप, बांग्लादेश का कैसे निर्माण हुआ था, 1971 में निर्माण हुआ था। इसके लीडर कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। और बाद में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया था, शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया गया था। और इस समय उनकी जो बेटी है ना, शेख हसीना, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनी। आगे चल के वो एक्टिव रूप से प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई, शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना किसकी बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया है शेख हसीना, ठीक है, समझी गई हो। ओके, हमने बांग्लादेश समझ लिया, म्यांमार समझ लिया, ठीक है, ओके। अब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे,
आगे क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने शार्क कंट्री के बारे में पढ़ ही लिया है। म्यांमार के बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने। कोको आइलैंड के बारे में पढ़ लिया। कोको आइलैंड में पढ़ने से पहले कोको आइलैंड किसको दिया था? म्यांमार को दिया था। और कोको आइलैंड म्यांमार ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। और चाइना कोको आइलैंड से चाइना कैसे रखता है हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ पर श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा जो कि पुलिकट लेक में है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर नजर रखता है वहाँ पर। एक है रॉकेट प्रक्षेपण के मिसाइल प्रक्षेपण के, दोनों पर नजर रखता है वहाँ पर। तो ये दिस इज बैड थिंग फॉर इंडिया। अब हम आशियन कंट्री पढ़ेंगे। आशियन कंट्री हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है? थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थाईलैंड की बाउंड्री चाइना से टच नहीं करती है, थाईलैंड की बाउंड्री है ना, और चाइना से टच नहीं करती है। थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। मेन रूप से क्या है? थाईलैंड के आशियन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। आशियन कंट्री कितनी कंट्री आती है? 11 कंट्री आती है। 11 कंट्री आती है, ठीक है। आशियन कंट्री कौन सी आती है? साउथ ईस्ट एशिया में आती है 11 कंट्री, बट आशियन कंट्री कितनी है? 10। इंडोनेशिया ने एक तिमोर लिस्ट नामक कंट्री थी, उसको अपने कहा कि अगर तिमोर लिस्ट को लोगे तो हम आशियन में शामिल नहीं होंगे, इसलिए तिमोर लिस्ट को छोड़ दिया। तिमोर लिस्ट छोटी कंट्री थी, उसको छोड़ दिया गया और इंडोनेशिया आ गया। वैसे साउथ ईस्ट एशियन कितनी कंट्री? 11। और एशियन कंट्री कितनी है? 10। ओके। चलो हम अभी आज इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया समय, 3 बजने वाले भाई। ओके, थैंक यू, बाय बाय।